नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 6 अप्रैल 2025 से संबंधित प्रश्नों को आप देखने वाले हैं, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा और हमेशा की तरह तमाम जानकारी मैं यहाँ पर आपको विस्तृत तौर पर देने वाला हूँ। तो पूरे वीडियो को आप सभी ध्यानपूर्वक देखेंगे। सेशन की शुरुआत करें उससे पहले पिछले वीडियो में दरअसल एक प्रश्न हमने आपसे पूछा था। ये प्रश्न था कि पारंपरिक कृषि संपदा को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर द्वारा हाल ही में बिहार के किस खाद्य पदार्थ या फिर उत्पाद को जीआई टैग दिलाने का प्रस्ताव भेजा गया है। अच्छा, ये प्रस्ताव कहाँ भेजा गया है? तो चेन्नई में जो जीआई टैग रजिस्ट्री का हेडक्वार्टर है वहाँ पर। राइट आंसर यहाँ पर था उपयुक्त तीनों, जो लिट्टी चोखा, चना सत्तू और बथुआ आम आपको विकल्प में दिख रहा, ये तीनों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। चलिए, अब यहाँ पर हम चलेंगे आज की इस वीडियो के पहले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले आप ये ध्यान रखेंगे, जो लोग पहली बार जुड़े हैं, हमारे तमाम स्टडी मटेरियल जो करंट अफेयर से संबंधित होते हैं आप सभी बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप के माध्यम से इस कोर्स के जरिए प्राप्त कर सकते हैं, जो आपके बिहार में आयोजित होने वाले सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत मददगार साबित होने वाली है। अच्छा, इस कोर्स में अभी एक ऑफर आई है, इस वीडियो में वो जानकारी हम आपको देंगे कि आपके लिए कौन सा कूपन कोड है जिसके माध्यम से यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए, वीडियो के साथ बने रहिएगा, ध्यान से पूरे वीडियो को आप सभी को देखना है। चलिए, पहला प्रश्न है कि हालिया जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक यानी कि फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 में बिहार कितना स्कोर के साथ कौन से स्थान पर है। देखिए, यहाँ पर एक तो बिहार की रैंकिंग पूछी गई है और स्कोर बिहार का कितना रहा वो भी यहाँ पर पूछा गया है। दरअसल ये राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक अभी नीति आयोग की तरफ से जारी किया गया। इस सूचकांक में बिहार को 13वां स्थान मिला है 27.8 अंक के साथ, यानी कि विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। सबसे पहला पॉइंट है कि नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक पहल जो है, इसका उद्देश्य भारत में राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य के बारे में समझ को बढ़ाना है। इसको लेकर ये ध्यान रखिए उद्देश्य क्या है, किस वजह से ये जारी होता है और किसके द्वारा जारी होता है, ये चीज़ें भी एग्जाम में प्रश्न का रूप ले सकता है। अभी रिसेंटली जारी हुआ है और ऐसे में इस रिपोर्ट के बारे में, तो इसमें यानी कि इस सूचकांक में 18 राज्यों को शामिल किया गया, यानी कि 18 राज्यों को लेकर ये सूचकांक जारी हुआ, जिसमें कि उड़ीसा जो है इस सूचकांक में सबसे ऊपर यानी कि शीर्ष स्थान पर है, पहले स्थान पर। उसके बाद क्रमशः दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़, फिर तीसरे पर गोवा, चौथे पर झारखंड और 5वें स्थान पर गुजरात रहा है। ये टॉप 5 जो स्टेट हैं इस सूचकांक में, वो ध्यान रखिए। दरअसल उड़ीसा का जो स्कोर रहा ये 67.8 रहा। इस अंक के साथ, ये सर्वोच्च स्कोर के साथ, ये राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहा है। देखिए, पहले के समय में क्या होता था, कोई भी सूचकांक आते थे तो डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता था कौन से स्थान पर है, लेकिन अभी रिसेंटली बीपीएससी एग्जाम में 1-2 जगह हमने ये देखा है कि आपसे ये पूछा गया कितना अंक के साथ कौन से स्थान पर रहा है। तो इस तरह से भी आपको ध्यान रखना है चीज़ों को। देखिए, वह चीज़ यहाँ पर हमने लिखा है कि उसके बाद छत्तीसगढ़ का इतना अंक रहा, फिर गोवा का इतना, फिर झारखंड का इतना और गुजरात का इतना। तो ये चीज़ें अलग से बाकायदा आपके बीच हमने रखा है ताकि इसको भी आप याद रखें और इसको भी याद रखें। ये अंक याद रखना, जो स्कोर है वो याद रखना आपके लिए कंपलसरी है। अब यहाँ पर इस सूचकांक में बिहार के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो आपको बता दूं, इस सूचकांक में 27.8 अंक स्कोर के साथ बिहार 13वें स्थान पर रहा। यही हमने अभी प्रश्न के रूप में आपसे पूछा। जबकि इस सूचकांक में सबसे अंतिम पायदान की बात करें तो पंजाब इस सूचकांक में 10.7 अंक स्कोर के साथ सबसे अंतिम यानी कि 18वें स्थान पर रहा। उड़ीसा प्रथम स्थान पर, बिहार 13वें स्थान पर, पंजाब इसमें सबसे अंतिम 18वें स्थान पर रहा है। तो नीति आयोग द्वारा जारी ये राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 को लेकर फिलहाल इतनी बातें ध्यान रखें। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में गांधी मैदान पटना में पुस्तक महोत्सव का आयोजन किया गया। बताएं कि बिहार दिवस पर इसका आयोजन डैश के द्वारा किया गया। किनके द्वारा ये आयोजन यहाँ पर किया गया था? एक्चुअली ये प्रश्न जो है ये मार्च महीने से संबंधित है और ये प्रश्न हमसे छूट गया था, मार्च महीने वाले वीडियो में हम आपको नहीं बतला पाए थे। लेकिन फिलहाल अब हम इस प्रश्न को आपके बीच लेकर आए हैं। इसका जो राइट आंसर है यह है विकल्प नंबर यहाँ पर सी,
ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, यानी कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर ये पुस्तक महोत्सव का आयोजन हुआ है। कहाँ पर? तो गांधी मैदान पटना में। आपको बता दो कि बिहार दिवस के अवसर पर 21 मार्च से लेकर 22 नहीं बल्कि 27 मार्च 2025 तक शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा ये गांधी मैदान पटना में पुस्तक महोत्सव का आयोजन किया गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं 21 से 27 मार्च 2025 ये पटना पुस्तक महोत्सव का ये खास करके अवधि था जो इस बीच यहाँ पर आयोजित हुआ है। और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको दें। दरअसल इसका जो आयोजन हुआ ये बिहार दिवस के मौके पर किया गया। अब यहाँ पर समझिएगा कि इस पुस्तक मेले का जो या फिर पुस्तक महोत्सव का जो उद्घाटन था नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। अच्छा, नीतीश कुमार के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी मैं आपको दे दूँ। ये 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ हाल ही में लिए हैं और ये बिहार के क्रम की दृष्टिकोण से 22वें मुख्यमंत्री हैं और बतौर गांधी मैदान में झंडा फहराने वाले ये सबसे ज़्यादा बार झंडा फहराने वाले मुख्यमंत्री हैं। सर्वाधिक 18 बार इन्होंने झंडा फहराया है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती है। अच्छा, इस पुस्तक महोत्सव के दौरान गांधी मैदान पटना में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित पुस्तिका डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रोडमैप ऑफ बिहार तथा मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम कक्षा 1 से 9 तक की 12वीं का जो पुस्तिका इसका यहाँ पर विमोचन किया गया। हालांकि ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आप ध्यान रखिएगा बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जो प्रकाशित पुस्तिका है ये डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रोडमैप ऑफ बिहार, इसका विमोचन अभी हाल ही में यहाँ पर किया गया इस अवसर पर। अच्छा देखिए, बात हो रही है यहाँ पर बिहार दिवस की, तो हालांकि हमने कई दफ़ा आपको बतलाया है, एक बार पुनः से ये सारी चीज़ों पर हम थोड़ी नज़र डालते हैं। देखिए, इस वर्ष 2025 में 113वां बिहार दिवस मनाया गया है। इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2010 में नीतीश सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया था। नीतीश कुमार के द्वारा ये पहल शुरू किया गया। अच्छा, 2012 में आपको ध्यान रखना शताब्दी स्थापना वर्ष मनाया गया था बिहार दिवस का। और अभी 2023 में जो 113वां बिहार दिवस मनाया गया, इसका थीम क्या है? तो उन्नत बिहार विकसित बिहार, ये 2025 का थीम है। हालांकि बिहार दिवस के इतिहास को लेकर यहाँ पर जानकारी आपके बीच है। ये चीज़ें आपने पिछले एक सप्ताह में जो हमने 2-3 बार आपको बतलाया है, इससे आपको याद हो गया होगा। अब बिहार दिवस के थीम को लेकर भी जानकारी यहाँ पर है। 2022 को लेकर भी आप ध्यान रखेंगे, फिर 23, फिर 24, फिर 25। अच्छा, 24 में कोई भी थीम नहीं था। अब ये क्यों नहीं था हम आपको पिछले वीडियो में भी बतला चुके हैं। दरअसल इस दौरान कोई भी राजकीय कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ था, जिस वजह से कोई भी थीम हमें देखने को नहीं मिलता है 112वें बिहार दिवस का जो 2024 में आयोजित हुआ था। अच्छा, 111वां बिहार दिवस जो 2023 में आयोजित हुआ, इसका थीम था युवा शक्ति बिहार की प्रगति। आप लोगों को मालूम है बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है 7 निश्चय, जिसकी शुरुआत हुई थी 2015 में, जो कि 2020 तक संचालित हुई, लेकिन वर्तमान में इसका फेज 2 चल रहा है, ये ध्यान रखिएगा 2020 से। तो इसी के तहत ये युवा शक्ति बिहार की प्रगति इसमें निहित है और वहीं से इस थीम को लिया गया था। इतनी बातें यहाँ पर ध्यान आपको रखना है। अब आ चुके हैं दूसरे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ हाल ही में 6ठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? देखिए, इसको लेकर थोड़ी जानकारी पहले भी आपको हमने दिया है। ये अभी हाल ही में थाईलैंड की मेजबानी में ये बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का 6ठा एडिशन आयोजित हुआ है। देखिए, ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि थाईलैंड की मेजबानी में या फिर थाईलैंड की अध्यक्षता में, चूंकि अभी थाईलैंड के पास ही बिम्स्टेक की अध्यक्षता है, तो 4 अप्रैल 2025 को ये एक दिवसीय 6ठा शिखर सम्मेलन बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन ये अभी हाल ही में यहाँ पर आयोजित हुआ है। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगले पॉइंट में अगर हम बात करें तो नरेंद्र मोदी इसमें भाग लेने के लिए 3 से 4 अप्रैल 2025 तक थाईलैंड के दौरे पर थे। जब ये इसको लेकर घोषणा हुई थी, हमने आपको जानकारी दिया था। तो 3 से 4 अप्रैल का ये 2 दिवसीय उनका दौरा था। हालांकि 2016 और 2019 के बाद यह उनकी थाईलैंड की तीसरी यात्रा थी। ये ध्यान रखें, यहाँ पर इन्होंने 6ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। अब यहाँ पर बिम्स्टेक के इस शिखर सम्मेलन की अगर थीम की बात करें, यानी कि विषय की बात करें, तो बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला, अर्थात बिम्स्टेक प्रोस्पेरस, रेजिलिएंट एंड ओपन, ये इसका निर्धारित थीम है। अच्छा, बिम्स्टेक का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगी। देखिए, द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ये इसका फुल फॉर्म
होता है, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, जो कि एशिया क्षेत्र में एक बहुपक्षीय संगठन है। स्थापना हुई थी 1997 में बिम्स्टेक की। वर्तमान में इसमें 7 सदस्य देश हैं और 7 सदस्य देश के जो खास करके प्रतिनिधि हैं ये छठे शिखर सम्मेलन में यहाँ पर भाग लिए थे। तस्वीर में आप देख सकते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पर हम इस वाले पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर आपको बता दूं कि 2023 में, ध्यान दीजिएगा, 2023 में ये डेट है 9 से 10 सितंबर 2023। इस तिथि को 18वां G20 शिखर सम्मेलन भारत की मेजबानी में आयोजित हुआ था। अब यहाँ पर सवाल ये है कि मैं ये चीज़ें आपको क्यों बतला रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 18वां G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत द्वारा किया गया, जो कि भारत को इसकी कमान मिली थी इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया के बाली में 17वां G20 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। यहाँ के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने भारत को इसकी कमान सौंपी थी। तो इसके उपलक्ष्य भारत ने इसकी मेजबानी किया था 9 और 10 सितंबर 2023 को। अब G20 पिछले साल 2023 में, हम 2023 की बात कर रहे हैं एक्चुअली में, बहुत ज़्यादा खबरों में रहा था। इसको लेकर कई सारी बैठकें कई जगहों पर आयोजित हुई और फाइनली इसका G20 का 18वां शिखर सम्मेलन जो था वो दिल्ली में आयोजित हुआ था, भारत मंडपम में। अब चूंकि ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से, तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हमने आपको पढ़ाया था, लेकिन ध्यान दीजिएगा प्रश्न कहाँ से पूछा गया, इसकी आबादी को लेकर के पूछा गया था। G20 के बारे में प्रश्न तो पूछा गया, कथन वाला प्रश्न था और इसी तरह का मिलता जुलता प्रश्न था जैसे यहाँ पर आपको ये वाले पॉइंट में देखने को मिल रहा बिम्स्टेक के संदर्भ में। ध्यान रखिएगा, हम BPSC की बात कर रहे हैं, BPSC एग्जाम में पूछा गया था। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर वही पॉइंट को मद्देनजर हमने इसे रखा है। देखिए, बिम्स्टेक के संदर्भ में बात करें तो यह लगभग 1.7 बिलियन लोगों को एक साथ लाता है, जो कि पूरी दुनिया का ये 7 देशों का एक संगठन है। तकरीबन 1.7 बिलियन लोग को ये मतलब कवर करता है, जो कि दुनिया की आबादी का 22% है, जिसका आपको ध्यान रखना है। संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद ये $5 ट्रिलियन है। यहाँ पर सभी मतलब देशों के, इसीलिए यहाँ पर संयुक्त शब्द का प्रयोग किया गया। संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद ये $5 ट्रिलियन है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती है, आपको ध्यान रखना है कि पहले भी यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, पूछे जाने की संभावना यहाँ से प्रतीत होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बिम्स्टेक की तो बात होगी, लेकिन यहाँ पर एक सवाल यह भी है कि बिम्स्टेक में वो 7 देश इसके जो है सदस्य वो कौन कौन से हैं। यहाँ पर देखिएगा, बिम्स्टेक की जो बात हो रही है इसमें 7 देशों की बात करें तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड है। पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है। देखिए, अच्छा, बिम्स्टेक के उद्देश्य की बात करें तो तीव्र आर्थिक विकास करना, सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देना, साझा हितों के मुद्दों पर समन्वय स्थापित करना देशों के मध्य, ये इसका मूल उद्देश्य है। इसी प्रकार से बिम्स्टेक के अतिरिक्त आपको सार्क जो संगठन है इसको लेकर भी चीज़ें ध्यान रखना है। साथ ही साथ इसके अतिरिक्त ब्रिक्स को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी अभी इसमें अपडेट हुआ है, ये ध्यान रखिए। ब्रिक्स के संस्थापक देशों में अगर हम देखें तो 4 ही देश हैं। इनमें आपको ध्यान रखना है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना है। साउथ अफ्रीका जब 2009 में ये स्थापित हुआ था तो साउथ अफ्रीका 2010 में अगले वर्ष इसमें मतलब खास करके शामिल हुआ था 5वें सदस्य के रूप में। तो ये ब्रिक्स से हो गया ब्रिक्स, क्योंकि इसका जो पहला जो 4 अल्फ़ाबेट है इसके संस्थापक देशों के नाम पर ही है। बाद में जब इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ा तो इसमें ऐसा शब्द जुट गया, जिससे के बाद ये ब्रिक्स से हो गया ब्रिक्स। अच्छा, अभी हाल ही में आपको ध्यान रखना है कि इसमें कुछ नए देश शामिल हुए हैं, जैसे कि मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना कि वर्तमान में ब्रिक्स में देशों की जो सदस्य देशों की जो संख्या है वो बढ़कर हो चुकी है 10। और साथ ही आपको यहाँ पर यह भी बतला दूं कि अर्जेंटीना भी इसका सदस्य बनने वाला था, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ऐसे में 11 देश होता, लेकिन 10 देश इसमें है और इसमें नवीनतम जो देश है वो है मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात। ये नए देश हैं जो कि ब्रिक्स में शामिल हुए हैं। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती है। अब यहाँ पर हम अगले प्रश्न पर चलें, उससे पहले आपको बता दूं कि BM ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पे ये BPSC को लेकर जो कोर्स संचालित हो रही है प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो ऐसे में आगामी एग्जाम को देखते हुए टेस्ट सीरीज की शुरुआत इसमें होने जा रही है। अभी आप सभी के पास इस सप्ताह एक शानदार ऑफर है। आप इस कूपन कोड के साथ महज 199 रुपये में हमारे तमाम स्टडी मटेरियल, करेंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर आदि का भरपूर लाभ उठा सकते हैं इस कोर्स के माध्यम से। जो लोग इच्छुक हैं जरूर ज्वाइन कीजिएगा।
चलिए आते हैं अगले चौथे प्रश्न पे। अच्छा, जो लोग ऑलरेडी इसे ज्वाइन किए हुए हैं आपको बता दूं, इसका जल्द ही हम पूरा शेड्यूल आपके बीच लेकर आने वाले हैं और वो शेड्यूल के माध्यम से आप देख पाएंगे कि टेस्ट सीरीज की शुरुआत कब से हो रही है। और खास बात यहाँ पर यह रहेगा टेस्ट सीरीज का कि टेस्ट लाइव मोड में चलेगा। एक समय हम निर्धारित करेंगे, उस दौरान आपका टेस्ट चलेगा। साथ ही साथ अगर आप उस समय टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं तो आपके पास ये पूरा अधिकार रहेगा कि आप बाद में भी टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ आप जितनी बार चाहें उतनी बार टेस्ट दे सकते हैं और उसका पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होगा, जितना बार आपको टेस्ट देना है आप दीजिए। जब तक आप संतुष्ट नहीं होते हैं उसका एक्सप्लेनेशन पढ़िए, उसका पीडीएफ पढ़िए। आप वहाँ पर अपनी रैंक आदि को देख सकते हैं कि क्या स्कोर आपका रहा, क्या रैंक रहा, क्या परसेंटाइल रहा। वो चीज़ें, हर चीज़ें एप्लीकेशन पे आपको देखने को मिलेगा। चलिए आते हैं अगले चौथे प्रश्न पे। प्रश्न है कि हाल ही में 4 अप्रैल 2025 को नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? ध्यान दीजिएगा, बात यहाँ पर नाटो की हो रही है। इस वर्ष नाटो का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अच्छा, पिछले साल भी हमने 75वें स्थापना दिवस जब मनाया गया था, इसकी जानकारी आपको दिया था। अब आपको बता दूं कि हाल ही में 4 अप्रैल 2025 को नाटो का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया। दरअसल 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। अच्छा, नाटो जो संगठन है, इसके उद्देश्य की बात करें, ये उद्देश्य आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसका उद्देश्य है यूरोपीय देशों को एक सूत्र में संगठित करना और आक्रमण के समय अवरोधक की भूमिका निभाना। अगर कोई बाहरी देश आक्रमण करता है तो ये संगठन सभी देशों को एक सूत्र में संगठित करते हुए आक्रमणकारी के खिलाफ एक खास करके संयुक्त भूमिका निभाने पर बाध्य करती है। ये चीज़ें यहाँ पर ये इसके उद्देश्य को लेकर ध्यान रखना है। अब देखिए, बात यहाँ पर नाटो की हो रही है तो ऐसे में इसके अध्यक्ष को लेकर आपको जानकारी दें। हालांकि हमने इसी सीरीज में पहले आपको बतला दिया है। दरअसल नीदरलैंड के निवर्तमान प्रधानमंत्री मार्क रूट, जो कि अभी हाल ही में नाटो के नए महासचिव नियुक्त किए गए हैं, जो कि इनका नाम क्या है तो मार्क रूट, जो कि नीदरलैंड के रहने वाले हैं। और उन्होंने 1 अक्टूबर 2024 को आपको ध्यान रखना, 1 अक्टूबर 2024 को यहाँ पर मई जो है ये अतिरिक्त आ गया है, ये मिसटाइपिंग हुआ है, तो जेंस स्टोल्टेनबर्ग का स्थान लिया है, जो इस पद पर सेवा अब तक दे रहे थे। देखिए, नीदरलैंड की बात यहाँ पर चूंकि हो रही है, वर्तमान में जो महासचिव है ये नीदरलैंड के ही है, तो नीदरलैंड नाटो का जो है ये संस्थापक सदस्य है। दरअसल 75 साल पुराने इस संगठन का नेतृत्व करने वाले वे नीदरलैंड के चौथे व्यक्ति हैं। मार्क रूट के बारे में यहाँ पर हमने लिखा है, यानी कि कहने का सेंस यहाँ पर यह है कि मार्क रूट इस नाटो संगठन के महासचिव पद पर पहुंचने वाले नीदरलैंड के चौथे व्यक्ति हैं, ये ध्यान रखिए। अच्छा, वर्तमान में एक प्रश्न यहाँ पर यह भी बनता है कि इसका रिसेंटली सदस्य कौन बना। एक तो ये ध्यान रखिए कि वर्तमान में 32 सदस्य हैं और मार्च 2024 में, पिछले ही साल, स्वीडन जो है नाटो का 32वां सदस्य बना है। तो वर्तमान में मेरी जानकारी के अनुसार नाटो में 32 सदस्य देश हैं, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए, नाटो का जो पिछला जो शिखर सम्मेलन था, 34वां शिखर सम्मेलन, ये 9 से 11 जुलाई 2024 को वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में आयोजित किया गया था। वाशिंगटन डीसी में आयोजित किया गया था। तो ये चीज़ें फिलहाल यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले नाटो के बारे में वही सारी जानकारी है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। बेसिक सी जानकारी है, इसका स्थापना कब हुआ और कितने संस्थापक देश हैं, कहाँ पर ये स्थापित हुआ, वर्तमान में इसके सेक्रेटरी जनरल अध्यक्ष कौन है, उद्देश्य क्या है, ये चीज़ें आपको ध्यान यहाँ से रखना चाहिए। चलिए 5वें प्रश्न पे आते हैं। उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में हरिद्वार जिले के औरंगजेबपुर नामक स्थान का नाम बदलकर हाल ही में क्या रखे जाने की घोषणा की है? राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि शिवाजी नगर रखे जाने की घोषणा अभी किया गया है। विकल्प नंबर बी इसका राइट आंसर है। देखिए, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की सरकार है। दरअसल 1 अप्रैल 2025 को एक बड़ा फैसला लेते हुए हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले में स्थित 15 प्रमुख स्थानों का नाम बदलने की घोषणा इनके द्वारा किया है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये सभी जिले हैं उत्तराखंड के जहाँ पर ये नाम बदलने को लेकर घोषणा हुई है। यहाँ पर एक एक करके सभी को हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले इस पहल के उद्देश्य की बात करें
तो इस पहल का उद्देश्य या फिर इस कदम का उद्देश्य भारतीय संस्कृति के संरक्षण में योगदान देने वाले महान व्यक्तियों को सम्मानित करके इस दिशा में लोगों को प्रेरित करना इसका मूल उद्देश्य है, जिसको लेकर मतलब इस चीज़ का हवाला देते हुए इन जिलों में प्रमुख स्थानों का नाम बदलने की घोषणा की गई है, जो 15 स्थानों का नाम बदलने को लेकर है। देखिए, घोषणा के अनुसार हरिद्वार जिले में औरंगजेबपुर का नाम बदलकर शिवाजी नगर, गाजीवाला का नाम बदलकर आर्यनगर, चांदपुर का नाम बदलकर ज्योतिबा फूले नगर, मोहम्मद नगर जट का नाम बदलकर मोहनपुर जट, खानपुर कुर्सली का नाम बदलकर अंबेडकर नगर और इसके अतिरिक्त इदरिसपुर का नाम बदलकर नंदपुर, खानपुर का नाम बदलकर श्री कृष्णपुर और अकबरपुर, फजलपुर का नाम बदलकर विजयनगर कर दिया जाएगा। ये चीज़ यहाँ पर ध्यान आपको रखना। इसके अतिरिक्त देहरादून जिले में मियांवाला का नाम बदलकर रामजीवाला, विकास नगर ब्लॉक में पीरवाला का नाम केसरी नगर, चांदपुर खुर्द का नाम बदलकर पृथ्वीराज नगर, जबकि अब्दुल्लापुर का नाम बदलकर अध्यक्ष नगर किया जाएगा। ये सारी घोषणा अभी हाल ही में पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड की सरकार है इसके द्वारा किया गया है। अतः विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद हम आएंगे अगले छठे प्रश्न पे कि हाल ही में 3 से लेकर 5 अप्रैल 2025 तक नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया। ध्यान दीजिएगा, ये इसका दूसरा एडिशन है जो अभी हाल ही में नई दिल्ली में 3 से 5 अप्रैल 2025 को आयोजित किया गया है। ये कहाँ पर आयोजित हुआ तो आपको ध्यान रखना, भारत मंडपम में। ये नई दिल्ली में भारत मंडपम जो तस्वीर में आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहीं पर ये 3 से 5 अप्रैल 2025 तक आयोजित हुआ है। अच्छा, ये वही भारत मंडपम है जहाँ पर आपको भी हम जानकारी दे रहे थे 9 और 10 सितंबर 2023 को भारत की अध्यक्षता में खास करके यहाँ पर G20 का 18वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको ये बताना भूल गया था कि वर्तमान में जो भारत से इसकी अध्यक्षता मिली है वो किस देश को मिली है, तो ब्राज़ील को मिली है और ब्राज़ील की ही मेजबानी में 19वां G20 शिखर सम्मेलन आयोजित होगा। अच्छा, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्टार्टअप महाकुंभ की, तो ये इसका दूसरा संस्करण है जिसका उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा किया गया। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में 50 देशों से 3000 से अधिक स्टार्टअप और 1000 निवेशक तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि इसमें भाग लिए थे। लगभग 50 देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। ये इसका दूसरा एडिशन है। फिलहाल इतनी जानकारी यहाँ पर है। हम बात करें अगर इसके पिछले संस्करण के बारे में तो 18 से 20 मार्च 2024 को नई दिल्ली में ये भारत मंडपम में ही ये खास करके जो विशाल प्रगति मैदान है यहाँ पर आयोजित हुआ था। ये दोनों मतलब जो प्रगति मैदान है वहीं पर ये भारत मंडपम है, यहीं पर ये आयोजित हुआ था। अच्छा, यहाँ पर जो आप भारत मंडपम के आगे देख रहे हैं ये प्रतिमा, ये नटराज की प्रतिमा है। इसको लेकर भी एक प्रश्न अराइज हो सकता है कि पूरी दुनिया में जो नटराज की प्रतिमा है उनमें से ये सबसे बड़ी नटराज की प्रतिमा है जो भारत मंडपम के बाहर लगी हुई है। चलिए, 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में शून्य गरीबी P4 नीति शुरू किया है। ये शून्य गरीबी P4 नीति की शुरुआत अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किया गया। आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू द्वारा तेलुगु नववर्ष उगादी के अवसर पर आंध्र प्रदेश या फिर स्वर्ण आंध्र विजन 2047 के तहत शून्य गरीबी P4 पहल का शुभारंभ किया गया है। ये पहल का नाम क्या है तो शून्य गरीबी P4 और किसके तहत यानी कि कौन सा खास करके योजना है तो स्वर्ण आंध्र विजन 2047, इसके तहत इस पहल का शुभारंभ किया गया एन चंद्रबाबू नायडू के द्वारा। देखिए, ध्यान आपको रखना है कि स्वर्ण आंध्र विजन 2047 का जो उद्देश्य है ये समृद्ध, स्वस्थ और खुशहाल आंध्र प्रदेश बनाना है, जो कि 2047 तक राज्य में गरीबी को खत्म करने का भी इसके तहत लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 2047 तक का ये राज्य सरकार का लक्ष्य है। अच्छा, ये अभी हाल ही में पहल जो शुरू किया गया शून्य गरीबी P4, तो P4 का अर्थ क्या है तो पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ये भी यहाँ पर ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जो शून्य गरीबी P4 नीति शुरू किया गया है इसमें P4 का अर्थ क्या है तो पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप, ये इसका फुल फॉर्म है। अब यहाँ पर देखिए, उगादी महोत्सव की बात हुई है, उगादी पुरस्कार की एक्चुअली बात हुई है, तो यहाँ पर आपको बता दूं इसको लेकर हालांकि जानकारी हम ऑलरेडी आपको दे चुके हैं 2 से 3 दिन पहले। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है उगादी पुरस्कार, जो कि यह एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इस वर्ष 2025 के लिए यह पुरस्कार मायना स्वामी को, जिन्हें आप यहाँ पर देख रहे हैं, उनके ऐतिहासिक अनुसंधान और अभिलेखीय अध्ययन में उनके उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया गया या फिर उन्हें चुना गया है। ये मायना स्वामी को दिया गया है।
तो इतनी सारी बातें ध्यान रखिए। अच्छा, पुरस्कारों की बात यहाँ पर हो रही है तो आपको हम यहाँ पर कुछ अतिरिक्त जानकारी देने वाले हैं। तो हालिया प्रदान किए गए हम सम्मान में अगर हम बात करें जो महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है कि ये सभी आपको ध्यान रखना चाहिए। इसमें से कोई भी आपका मिस नहीं होना चाहिए। ये सभी अपने आप में एक प्रश्न का रूप है। रिसेंटली ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा हुई। महाराष्ट्र भूषण की, रामनाथ गोयनका की, मरकरी अवार्ड की, सरस्वती सम्मान की, ये 34वां है, और एबेल पुरस्कार की। ये सभी हमने अभी रिसेंटली ही आपको बतलाया, कुछ समय पहले, आई थिंक 1 से 1.5 महीने पहले कर्नल CK नायडू पुरस्कार को लेकर जानकारी दिया था, पॉली उमरीगर को लेकर दिया था, और प्रवासी भारतीय सम्मान को लेकर दिया था। और ये सभी सम्मान जो आप यहाँ पर जो जानकारी देख रहे हैं ये 2025 का ही है और सभी को ध्यान आपको रखना है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस तिथि को संसद के उच्च सदन राज्यसभा में आवर्जन और विदेशी नागरिक विधेयक यानी कि इमिग्रेशन एंड फॉरेनर बिल 2025 पारित किया गया है? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि 2 अप्रैल 2025 को ये बिल यहाँ पर पारित किया गया। अच्छा, वक्फ बोर्ड को लेकर जो संशोधन विधेयक आया था वो यहाँ पर नहीं है, बल्कि ये अलग है। ये है इमिग्रेशन एंड फॉरेनर बिल 2025। अच्छा, वक्फ को लेकर हमने जानकारी आपको दिया था जब लोकसभा में पेश किया गया था। अभी वक्फ को लेकर जो अधिनियम, संशोधन अधिनियम है, उसको लेकर भी जानकारी हम पुनः से देंगे। फिलहाल इसकी बात करें तो 2 अप्रैल 2025 को यहाँ पर राज्यसभा में पेश किया गया, जो कि भारतीय संसद का उच्च सदन है। देखिए, आवर्जन और विदेशी विधेयक यानी कि इमिग्रेशन एंड फॉरेनर बिल 2025 को हाल ही में 2 अप्रैल 2025 को राज्यसभा में ध्वनि मत से पारित किया गया है। दरअसल आपको ध्यान रखना, ये 2 अप्रैल को राज्यसभा में पारित किया गया, जहां पर बहुमत मिली, मतलब इसके पक्ष में वोट अधिक पड़े। और वहीं पर आपको बता दूं कि 27 मार्च को, यानी कि इससे पहले लोकसभा में इसे 27 मार्च को पेश किया गया था। अब यहाँ पर समझना यह है कि इस विधेयक का उद्देश्य क्या है। तो भारत में विदेशी लोगों के आवर्जन यानी कि इमिग्रेशन, प्रवेश और ठहरने को विनियमित करना तथा आवर्जन कानून का यानी कि इमिग्रेशन जो लॉ है इसका आधुनिकीकरण करना, विस्तार करना, इसको लेकर खास करके ये कानून लाया गया है। आपको ध्यान रखना है, दोनों मतलब खास करके सदन में ये पास हो चुका है और ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति की सहमति मिलने पर यह कानून लागू हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आसान शब्दों में समझे कि ये कानून आखिर क्या है। तो इसके तहत अगर आपको ध्यान रखना है, इसके तहत अगर कोई व्यक्ति, यहाँ पर तहत शब्द छूट गया है, ऐड कर लीजिएगा। इसके तहत अगर कोई व्यक्ति भारत में प्रवेश करने, देश में रहने या फिर देश के बाहर जाने के लिए जाली पासपोर्ट या फिर वीजा का उपयोग करता है तो उसे 7 वर्ष की जेल और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। ये प्रावधान इसमें किया गया है इमिग्रेशन एंड फॉरेनर बिल 2025 में। आई होप ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर है। नेक्स्ट है यहाँ पर नवा प्रश्न। देखिए, ये प्रश्न है कि चपाता मिर्च का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है जिसे अभी हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है? देखिए, चपाता मिर्च संबंधित है तेलंगाना से, जिसे अभी हाल ही में GI टैग दिया गया है। चपाता मिर्च के बारे में यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी गई है। प्रसिद्ध वारंगल चपाता मिर्च, जिसे कि टमाटर मिर्च के रूप में भी जाना जाता है, केंद्र सरकार से हाल ही में भौगोलिक संकेत अर्थात GI टैग प्राप्त हुआ। आप यहाँ पर ये तस्वीर में देख सकते हैं, हालांकि ये थोड़ी सी पक गई है, सूख गई है, इसीलिए आपको थोड़ा पतला दिख रहा है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा मोटा होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसे अभी हाल ही में GI टैग दिया गया है। अच्छा, वर्तमान में तेलंगाना के अभी तक 17 उत्पादों को GI टैग मिल चुका है। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर हम आपसे पूछ रहे हैं, वो कौन ऐसा राज्य है जहाँ के उत्पादों को सर्वाधिक GI टैग मिला है? आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा। अच्छा, वारंगल का ये मतलब मिर्च है जो तमिलनाडु में एक जगह है, तमिलनाडु नहीं बल्कि तेलंगाना में एक जगह है वारंगल को लेकर एक जानकारी आपके बीच हमने रखा है। ये प्रश्न ऑलरेडी हम आपको बतलाए थे 2022 में, जब ये सेशन की हम शुरुआत कर रहे थे, पहला साल था, हम आपको बतलाए थे। देखिए, वारंगल जो कि तेलंगाना का एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाला शहर है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसे अन्य 2 शहर त्रिशूर और नीलांबुर के साथ 2022 को यूनेस्को ग्लोबल हेरिटेज ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया था। इस लिहाज से ये आपको ध्यान रखना, वारंगल जो कि तेलंगाना का है, ये समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाला शहर है, 2022 में यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया था। अब यहाँ पर आगे चूंकि बात हो रही है GI टैग के बारे में, इसकी रजिस्ट्री का मुख्यालय तमिलनाडु में है। कई बार हमने बताया कि 10 वर्ष की अवधि के लिए ही किसी वस्तु या फिर उत्पाद को GI टैग मिलता है। इससे क्या होता है कि उसकी जो इंटरनेशनल मार्केटिंग है वो आसान हो जाती है, उसे एक अलग पहचान मिलती है, उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ती है जिस भी उत्पाद को GI टैग मिलती है उसके पश्चात। अच्छा, बिहार को आखिरी बार अप्रैल 2025 में, 25 नहीं बल्कि 2023 में, अप्रैल 2023 में पश्चिमी चंपारण के चनपटिया प्रखंड से संबंधित मरचा चावल को GI टैग मिला था। तो ये चीज ध्यान रखिए, बिहार के कुल मिला के 16 उत्पादों को अब तक GI टैग मिल चुका है।
अगला प्रश्न है कि किस देश ने हाल ही में जिरकॉन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ये परीक्षण अभी हाल ही में किया गया है रसिया के द्वारा। अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये इसका उन्नत संस्करण का परीक्षण किया गया है। देखिए जिरकॉन, जिसे कि 3M22 जिरकॉन भी कहा जाता है, जो कि एक सुपरसोनिक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में बैरेंट सागर में रसिया द्वारा इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, जो कि 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित लक्ष्य को सटीकता से नष्ट करने में ये सक्षम है। इसकी जो मारक क्षमता है तकरीबन 1000 किलोमीटर है। अच्छा, जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल को शुरू में एक एंटी शिप मिसाइल के रूप में विकसित किया गया था, लेकिन अब यह जमीनी लक्ष्य पर भी हमला कर सकने में सक्षम है। ये अब अपग्रेड हो चुका है। इसी दिशा में इसको लेकर एक परीक्षण अभी हाल ही में रशिया द्वारा किया गया है। एक चीज यहाँ पर यह ध्यान रखें, जिरकॉन का पहली बार 2019 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर द्वारा ये खास करके इसका अनावरण किया गया था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा इसका अनावरण किया गया था और जनवरी 2020 में एक युद्धपोत से इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था पहली बार। ठीक है, तो ये जानकारी इसके खास करके शुरुआत को लेकर है। अब यहाँ पर आते हैं 11वें नंबर प्रश्न पे। ये संबंधित है वक्फ संशोधन अधिनियम से। देखिए, वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संचालन समिति संबंधी कमियों को दूर करने के उद्देश्य से हाल ही में की स्थिति को वक्फ संशोधन विधेयक 2024 राज्यसभा में पेश किया गया। देखिए, पिछले वीडियो में हमने लोकसभा को लेकर आपको बताया था, कुछ चीज़ें वहाँ पर थी, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें अतिरिक्त भी आपको देखने को मिलेगा। अभी हाल ही में आपको ध्यान रखना 3 अप्रैल को राज्यसभा में पेश किया गया, 2 अप्रैल को लोकसभा में पेश किया गया था। आपको बता दूं कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करने वाला एक प्रस्तावित कानून है, जिसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और दुरुपयोग रोकने के लिए सख्त नियम कानून लागू करना है। इस दिशा में अभी हाल ही में यह संशोधन विधेयक लाया गया था और आपको ध्यान रखना 2 अप्रैल को इसे लोकसभा में पेश किया गया, जहां पर पक्ष में बहुत अधिक वोट पड़े। अगर बात करें विपक्ष की तुलना में, यहाँ पर वही चीज हमने लिखा है कि इसे समर्थन मिला। इस बिल को पक्ष में 288 वोट मिले, जबकि विरोध में 232 वोट पड़े। अगले दिन 3 अप्रैल 2025 को इसे लोकसभा के बाद राज्यसभा, जो कि संसद का ऊपरी सदन है, यहाँ पर पेश किया गया और यहाँ पर भी मंजूरी इसे मिली। पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 वोट पड़े, जिसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही यह कानून का रूप ले लेगा। ठीक है, अब ये राष्ट्रपति की मंजूरी मिलना बाकी है, जिसके बाद ये कानून का रूप ले लेगा। अब ये आखिर है क्या, आपको यहाँ पर इसके बारे में कुछ और जानकारी ध्यान रखना है। दरअसल भारत में पहला वक्फ अधिनियम 1954 में बनाया गया था। इसी के तहत वक्फ बोर्ड का गठन किया गया था और इसकी जो शुरुआत हुई थी, इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य वक्फ के कामकाज को सरल बनाने के उद्देश्य से किया गया था। ये चीज ध्यान रखिएगा। लेकिन आपको बता दूं, ये राष्ट्रीय स्तर पर यह शुरू हुआ था। 1995 में एक नया वक्फ कानून बनाया गया और इसके तहत राज्यों को वक्फ बोर्ड के गठन की शक्ति दी गई थी, गठन करने का अधिकार दिया गया था। फिर इसके बाद 2013 में इसमें संशोधन करके पिछली बार ये 40 सेक्शन इसमें जोड़ी गई थी। पिछला संशोधन 2013 में हुआ था। अब पुनः से ये संशोधन विधेयक लाया गया, जिसे मंजूरी मिलने की देरी है राष्ट्रपति से। फिलहाल इतनी बातें यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला 12वां प्रश्न है कि टाटा सन्स के अध्यक्ष निम्न में से कौन है जिन्हें हाल ही में IMF प्रबंध निदेशक की उद्यमिता और विकास पर सलाहकार परिषद में नियुक्त किया गया है? आपको ध्यान रखना, इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, एन चंद्रशेखरन, जो कि टाटा सन्स के अध्यक्ष हैं। विकल्प नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो आज का इस वीडियो को यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो सभी आपके बीच हमने रखा है आज से संबंधित। अब यहाँ पर आते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न पे कि हाल ही में बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूरों के लिए कितनी राशि दैनिक मजदूरी के रूप में निर्धारित किया गया? आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए, हमें बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अच्छा, BPSC वाला ये जो कोर्स संचालित हो रहा है, इसमें शानदार ऑफर है। आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं इसके माध्यम से, इस कूपन कोड के साथ। इसमें आपको तमाम स्टडी मटेरियल, नोट्स, बिहार जी के प्रीवियस ईयर पेपर, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स आदि आपको मिल जाएगा महज 199 में। आप लोग एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इसे ज्वाइन कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, मार्च 2025 महीने का जो मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो है वो आपको अपडेट कर दिया गया है। आप लोग देखिए और एप्लीकेशन से इसका PDF फाइल जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।